नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं द सुनामी। लखनऊ में मौजूद हूँ और लोकसभा चुनाव से पहले लगातार बातें कई लोगों से करके आपको दिखा रहा हूँ कि क्या माहौल लोकसभा 2024 के चुनाव का है, क्या तैयारी विपक्षी दलों की हैं। लेकिन आज मैं बात करने वाला हूँ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, भारत सरकार में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव की, क्योंकि जिस तरीके से 23 जून को लालू जी दिखाई दिए, सक्रिय दिखाई दिए, फिट दिखाई दिए और उन्होंने कहा भी कि अब हम फिट हो गए हैं, नरेंद्र मोदी को फिट कर देंगे। इस पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नितिन बालियान मौजूद है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है नितिन भाई चैनल पर। धन्यवाद सुमित भाई। 2024 में लगातार विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही हैं। 23 तारीख को बैठक भी हुई, उसमें लालू जी भी मौजूद थे। बहुत अरसे के बाद किसी चुनावी बैठक में, पॉलिटिकल मीटिंग में साथ दिखाई दिए। देखिए, लालू प्रसाद यादव इस देश के एकमात्र वो नेता हैं जिन्होंने छात्र राजनीति से उभरकर और छात्र राजनीति के बाद जयप्रकाश नारायण जैसे आंदोलनों का हिस्सा वो बने और देश की इमरजेंसी में भी उन लोगों ने जेल यात्राएं की। इस देश के कमेरेवादी, इस देश के समाजवादी, इस देश के दलित पिछड़े वर्ग के हक और अधिकारों के लिए आवाज़ लड़ने के लिए उन्होंने न जाने कितनी बार जेल यात्राएं की हैं। और जब से 2014 के बाद ये भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही सरकार आई थी, उसमें अगर कोई सबसे ज़्यादा मुखर होकर बोलने वाला विपक्षी नेता था तो उस विपक्षी नेता का नाम लालू प्रसाद यादव था। लेकिन इस तानाशाही सरकार को उस विपक्षी नेता की जो आवाज़ थी वो नागवार गुजरी और उन्होंने पुराने झूठे मुकदमों में लालू प्रसाद यादव को जेल भिजवाने का काम किया। लालू प्रसाद यादव जेल से अब आए हैं, 10 वर्षों की कारावास झेलने के बाद अब वो बाहर हैं और अब बाहर आने के बाद वो अस्वस्थ चल रहे थे। लेकिन अस्वस्थ होने के बाद अब वो पूर्णतः स्वस्थ हैं और उन्होंने अभी एक संकेत दिया है कि अब मैं फिट हो चुका हूं तो नरेंद्र मोदी को भी फिट कर दूंगा। तो नरेंद्र मोदी को फिट करने से मतलब है कि वो इस देश के किसानों की, नौजवानों की, छात्रों की, इस देश की महिलाओं की, इस देश के पिछड़े वर्ग की आवाज़ बनने का काम करेंगे। और जो तानाशाही सरकार इस देश में, इस देश के लोगों को हुकूमत के करते हुए तानाशाही तरीके से कैद में रखना चाहती है, कलम पे पहरा लगा रखा है, कैमरे पे पहरा लगा रखा है, तो उस पहरे को हटाने का काम अगर कोई इस देश का विपक्षी नेता कर सकता है तो मुझे लगता है कि वो लालू प्रसाद यादव में वो दम है, लालू प्रसाद यादव की बोली में वो दम है और लालू प्रसाद यादव के तौर तरीकों में वो दम है कि वो इस देश में लोकतंत्र को दोबारा से फिर जिंदा करने का काम कर सकते हैं। अच्छा, 23 जून को सभी विपक्षी दल एक साथ बैठे, वहाँ पे आप इनके पश्चिम से आते हैं, जयंत चौधरी वहाँ मौजूद नहीं रहे, तो इस पर भी काफ़ी सवाल उठे कि जयंत चौधरी की गैर मौजूदगी थी, विपक्षी एकजुटता कैसे होगी उत्तर प्रदेश में। देखिए, ऐसा हो सकता है किन्हीं कारणों से जयंत चौधरी जी वहाँ ना जा पाए हों, लेकिन जयंत चौधरी जी का समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन है और गठबंधन से समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव उस बैठक में मौजूद थे और देश के तमाम नेता वहाँ पर उस विपक्षीय एकता की बैठक में पूर्णतः तरीके से मौजूद थे। और उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि जिस प्रकार इमरजेंसी के दौरान इस देश के तमाम विपक्षी दल, तमाम विपक्षी नेता लोकतंत्र को बचाने के लिए, लोगों को उनके हक और अधिकार दिलाने के लिए एकता के साथ जुटे थे। और उस वक्त की जो तानाशाही सरकार थी, जिन्होंने इमरजेंसी के दौरान देश के तमाम नेताओं को, छात्र नेताओं को, इस देश के सामाजिक कार्यकर्ताओं को, सोशल एक्टिविस्टों को, तमाम लोगों को जेल में भेजने का काम किया था, उसी प्रकार की तानाशाही आज दोबारा देश में है। अगर देश का किसान अपने अधिकारों के लिए लड़ता है तो उस पर लाठीचार्ज कराया जाता है, उन्हें जेल में डाला जाता है, मुकदमे कराए जाते हैं। अगर कोई विपक्षी नेता बोलता है तो उसे ईडी का, सीबीआई का तोता उसके घर पे बैठा के उसको जेल भिजवाया जाता है। अगर कोई छात्र, नौजवान अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ता है तो उस पर मुकदमे लगाए जाते हैं। अगर कोई नौजवान किसी पार्टी का कार्यकर्ता न होने के बावजूद भी अगर अग्निवीर भर्ती का विरोध करता है तो उस अग्निवीर भर्ती के उस छात्र को भी ये डर दिखाया जाता है कि अगर तुम आंदोलन करोगे तो भविष्य में तुम्हें कोई नौकरी नहीं दी जाएगी। तो क्या लोकतंत्र की हत्या नहीं है? इस देश में लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है और लोकतंत्र इस देश में बचा नहीं है। तो ऐसे में तमाम विपक्षी लोगों को एकजुटता के साथ एक मंच पर आकर इन तानाशाही लोगों को भगाना होगा, अन्यथा आने वाले समय में वो होगा कि जिस प्रकार इमरजेंसी में सभी लोगों को जेल में डाल दिया गया था, लॉकडाउन के दौरान जिस प्रकार इन लोगों ने तानाशाही रूप से पूरे देश को एक जगह कैद और घरों में बंद करके रखा, उसी दौरान अगर आने वाले समय में तमाम विपक्षी दल एक साथ न आए तो ये लोग दोबारा इस देश में पहरा, कलम और कैमरे पे लगा देंगे और ये लोग घरों से निकलना कैद भी, मुझे लगता है इस देश में हिटलर जैसी तानाशाही दोबारा इस देश में आ जाएगी। अच्छा, जब हम लोकसभा चुनाव की बात करते हैं उसमें उत्तर प्रदेश बहुत अहम, क्योंकि उत्तर प्रदेश 80 सांसद दिल्ली भेजता है और बहुत अहम राजनीतिक कड़ी में। तो जब एक विपक्षी एकजुटता की बात हो रही है,
अगर राहुल गांधी साथ आते हैं, अखिलेश यादव साथ आते हैं, जयंत चौधरी साथ हैं, चंद्रशेखर रावण साथ हैं, पल्लवी पटेल साथ हैं, लेकिन इसमें बहुत बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि उस मीटिंग में निमंत्रण उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को नहीं दिया, जो कि एक दलित वोट बैंक पे बहुत अच्छा खासा प्रभाव रखती हैं। पूर्वांचल में प्रभाव रखने वाले ओम प्रकाश राजभर को वहाँ न्योता नहीं दिया, वो नहीं पहुँचे वहाँ पर। उनकी नाराज़गी उन्होंने दिखाई कि मुझे निमंत्रण अगर दिया गया होता तो मैं वहाँ पहुँचता। आप मेरठ से आते हैं, इस बार आपने बहुत अच्छे से देखा होगा कि मुसलमान ने एकजुट होकर ओवैसी साहब की पार्टी मीम को वोट दिया, तो मुश्किलात खड़ी होंगी फिर विपक्षी एकजुटता के लिए अगर ये लोग साथ में नहीं आते हैं तो। देखिए, वहाँ पर तमाम ऐसी पार्टियों को बुलाया गया था जिनकी वर्तमान में कहीं ना कहीं और पूर्व में उनके मुख्यमंत्री या उनकी सरकारें रही हों। रही बात बहन कुमारी मायावती जी की, मायावती जी को जब से आप लोगों ने देखा होगा कि जब से वो सत्ता से बाहर हैं, मायावती जी बंद कमरे से बाहर सड़कों पर जिस प्रकार मान्यवर कांसीराम साहब दलितों की, पिछड़ों की लड़ाई लड़ने का काम करते थे, उनका एक कैडर था जो तमाम तरह से सड़कों पर काम करता था, रैलियां करता था, उनके हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ता था। जब से बहन कुमारी मायावती जी की सत्ता गई है, आप लोगों ने देखा होगा कि एक बार भी उन्होंने सड़कों पर आकर, उन्होंने घरों से बाहर निकलकर एक बार भी उन दलितों को जो दलित उनका वोट बैंक बताया जाता था, जिन दलितों की बात करके वो सत्ता में सवार होती थी, हाथी पर सवार होती थी, आखिर उन्हीं दलितों को इस प्रकार उन्होंने बेसहारा करके छोड़ दिया कि आखिर उनका ठौर ठिकाना कोई कहीं नहीं रहा। कोई भारतीय जनता पार्टी में अपना ठौर ठिकाना ढूंढ रहा था, तो कोई समाजवादी में ढूंढ रहा था, तो कोई कांग्रेस में ढूंढ रहा था। तो बहन कुमारी मायावती जी को तो मुझे लगता है, मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि इसलिए नहीं बुलाया गया होगा कि जब लड़ने की बात आती है, जब देश की जनता के जिनके लिए विपक्षी एकजुटता जरूरी है, उस देश की जनता के गरीबों, पिछड़ों, दलितों की आवाज़ की बात आती है, तो तब तो बहन कुमारी मायावती जी मात्र एक फेसबुक पे पोस्ट या ट्विटर पे पोस्ट डाल देती हैं। सड़कों पर आकर तो लड़ाई नहीं लड़ना चाहती। तो मेरे ख्याल से अगर वो उनके लिए नहीं लड़ना चाहती तो उन्हें इसलिए नहीं बुलाया गया होगा। बाकी तमाम वे विपक्षी एकजुट पार्टियां एकजुट हुई थी, जिनके कार्यकर्ता, जिनके पदाधिकारी, जिनके नेता कहीं ना कहीं हर मुद्दे पर मुखर होकर बोलते हैं, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हो, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो कार्यकर्ताओं से संवाद के माध्यम से हो, चाहे उनके कार्यकर्ता लड़ाई लड़ते हुए उन पर मुकदमे लगाए जाते हैं और फिर भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़े होकर कहते हैं कि जाओ लड़ाई लड़ो, इस देश के दलितों, पिछड़ों और नौजवानों की, छात्रों की, किसानों की अगर मुकदमे लगेंगे तो हमारी सरकार आएगी, हम लोग देख लेंगे। अखिलेश जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो गठबंधन है वो भारतीय जनता पार्टी को 80 सीट हराने में कामयाब होगा। क्या सोचते हैं इस बारे में? देखो, ये तो भविष्य पर निर्भर है कि कौन 80 सीटें ला रहा है या कौन नहीं ला रहा है, पर मुझे लगता है कि जिस प्रकार का अलायंस अब की बार होने जा रहा है, उस अलायंस के माध्यम से उत्तर प्रदेश में जो भी होगा वो विपक्षी एकजुटता के आधार पर पॉजिटिव उसके परिणाम आएंगे। और 80 सीट उत्तर प्रदेश की लोकसभा में है और 80 में से मुझे लगता है कि कम से कम अगर हम लोग बात करें तो अगर पीडीए जो एक गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ बन रहा है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का, अगर ये वास्तव में जमीनी स्तर पर कारगर साबित हो गया तो जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में 75 लोकसभा सीटों पर अपने कब्जा जमाया था, उसी प्रकार समाजवादी पार्टी 75 प्लस लोकसभा सीटों पर अपना कब्जा जमा सकती है। लेकिन इस फार्मूले को जमीनी स्तर पर कार्य करने के लिए इस समाजवादी पार्टी और पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग से जितने सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन लोगों को जमीनी स्तर पर जाकर लोगों को समझाना होगा, लोगों को बताना होगा कि हमारे हक और अधिकारों पर किस प्रकार ताले लगा दिए गए हैं, हमारे बोली पर, हमारे मुंह पर किस प्रकार ताले लगा दिए गए हैं और किस प्रकार मीडिया पर ताले लगाकर इस देश के लोगों को गुमराह किया जा रहा है, किस प्रकार इस देश के जो सोशल एक्टिविस्ट जो लोग हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, विपक्षी कार्यकर्ता हैं, उन पर किस प्रकार मुकदमे लगाकर उन्हें जेल में डाला गया है और किस प्रकार उनकी नौकरियां छीनी जा रही है, किस प्रकार किसानों को ठगा जा रहा है, उनकी लागत 1.5 गुना से ज़्यादा देने का वादा करते हैं और लागत भी किसान को, आज देश के किसान को नहीं मिल रही है। और किस प्रकार ये लोग कहते थे कि हम किसान की बिजली का बिल हाफ कर देंगे, लेकिन किसान के खेतों में आप जब लोग जाकर देखोगे तो हमारे वहाँ तमाम ट्वेलों पर इन लोगों ने मीटर लगाने का काम किया है। और जब इस देश के किसानों ने मीटरों का विरोध किया तो उन पर पेनल्टी लगाई गई, उन पर मुकदमे दर्ज किए गए, उन्हें जेलों में डाला गया और ये भ्रमित किया गया कि हम लोग मीटर मात्र ये देखने के लिए लगा रहे हैं कि बिल कितना आ सकता है। ये भ्रमित किया जा रहा है। इस देश के किसानों को भी मीटर के माध्यम से अगर
बिल देना पड़ेगा। तो जितने भी वादे इस देश के किसानों को, पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को, छात्रों को, नौजवानों को, जितने वादे इस देश की भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किए थे, वे सभी तमाम वादे जमीनी स्तर पर झूठे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर तमाम विपक्षी दल, तमाम उनके कार्यकर्ता, तमाम सामाजिक कार्यकर्ता अगर देश की जनता के पास जाकर उन्हें ये यकीन दिलाने में कामयाब हो गए कि ये जो सत्ता में सरकार बैठी है ये झूठी सरकार है, आपके हक और अधिकारों को मारने वाली सरकार है, तो मुझे लगता है कि 2024 में इस देश के जो दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक और तमाम वर्ग के लोग मिलकर इस देश की तानाशाही सरकार को भगाने का काम करेंगे। जिस प्रकार ये प्रचंड बहुमत के साथ आई है, उसी प्रकार प्रचंड बहुमत के लठों से ये इसको भगाने का काम इस देश के गांव देहात के लोग करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ नितिन बालियान। तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई, किस तरीके से लोकसभा चुनाव को लेके विपक्षी एकजुटता, किस तरीके से विपक्ष के सभी दल एक साथ आके भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं। खासतौर से अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो लालू यादव से शुरुआत हुई। लालू यादव ने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी को फिट कर दूंगा, इस बार बहुत बुरा हाल होने वाला है बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का, ऐसा उन्होंने कहा। तो क्या ये तो आगे आने वाला समय बताएगा। 2024 का चुनाव बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 1 साल से कम समय अब बचता है, 9-10 महीने की दूरी है। लगातार हम लोग आपको अपडेट दिखा रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, खबरें दिखा रहे हैं कि क्या माहौल इस बार जनता के बीच से है। तो फिलहाल के लिए वीडियो में ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोगों की क्या राय है वो देना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि हम लोग कहाँ से आपको वीडियो दिखाएं, क्या माहौल विपक्षी एकजुटता का होगा, किस तरीके से आप लोग समझते हैं क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी को हराने में ये लोग कामयाब हो पाएंगे नहीं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। फिलहाल के लिए वीडियो में ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक नमस्कार।